नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख युद्ध और मतलब कौन सा युद्ध किसने लड़ा था, किसके किसके बीच लड़ा गया था और कौन से सन के अंतर्गत लड़ा गया था। और सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि कौन से राजवंश की कौन से शासक ने स्थापना करी थी। यहाँ से देख सकते हैं आप, जैसे इस तरह से हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, ये सब हम लोग पूरा डिटेल्स इसमें अंदर पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं। देखो, घाघरा का युद्ध सबसे पहला जो मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी तो 1926 में हुई थी, जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। तो वहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो, वो सब हम यहाँ पे देखिए, वो लिखा हुआ है 1526। चलो हम लोग शुरू से देखते हैं। ये फर्स्ट पेज है और पहला जो युद्ध हुआ था, जो मुख्य फेमस युद्ध हुआ था, उसको उससे शुरू करते हैं। तो वो कौन सा युद्ध था? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में, मैंने ट्रिक बताई थी, 1191, 92 और 94। ये आपको तीनों याद होंगे जहाँ तक है। अब तक नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये विविध सेक्शन जो है इसीलिए है। विविध सेक्शन हम लोग हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा देख लीजिएगा। हिस्ट्री हमारी खत्म होने वाली है, ठीक है। चलो, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को इसके अंतर्गत हराया था। ये आप सबको पता होगा। नहीं पता है, ध्यान से सुनो इसको। इस देखो, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सबको कि हिस्ट्री को याद करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, रिलेट करके चीज़ों को देखना पड़ेगा, तभी याद होगा। जैसे कि अभी ज़्यादातर लोगों को याद हो चुका होगा। 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत जो है पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और जब ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर ऐसा समझ लो आप कि इसके अंतर्गत जो है 1192 में फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसके अंतर्गत मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया था। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एसएससी के अंतर्गत पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ध्यान रखना है। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ध्यान रखना है। और ये जो दोनों युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध बीच में हुए थे, और पृथ्वीराज चौहान पहले वाले में जीते थे, दूसरे वाले में हार गए थे। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो, चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था। इसको याद कैसे रखना है? तो इसको याद इस तरह से रखना है कि चंदावर जो हुआ था, ये देखिए, चंदावर में भी चंद लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी जो हारने वाला था, यहाँ जयचंद, तो इसमें भी चंद लिखा हुआ है। तो जयचंद को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। तो इस तरह से आप रिलेट करके इसको याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला। देखो, जो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब करी थी? 1526 में, जब इसने पानीपत की प्रथम लड़ाई में। देखो, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, 1556 में क्या हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसके अंतर्गत अकबर ने हराया था किसको? हेमू को। और इसमें 1526 में बाबर ने हराया था किसको? इब्राहिम लोधी को। इस सीक्वेंस में ही याद रखना है। देखो, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, शायद यहाँ पे दिया होगा 1556 वाला। देखो यहाँ पे 1556 लिखा है ना। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसने अकबर ने हेमू को हराया था। तो ये दोनों ही मुगल काल से संबंधित हैं। तो इनको आपको दोनों ध्यान रखना है कि बाबर ने कब कब किया था हमला, पहला हमला। ये तो आपको 101% याद रखना है। किसी भी एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंतर्गत ये नहीं पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई सन 1526 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखो, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? ये 1527 के अंदर हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। महाराणा प्रताप नहीं है, राणा सांगा को हराया था। महाराणा प्रताप को तो अकबर ने हराया था। वो आगे मिलेगा तो आगे बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा ज़्यादा आपको। चलो, इसको ध्यान से बस देखते रहो। देखो, खानवा का युद्ध जो हुआ ये 1527 में हुआ। बाबर ने राणा सांगा को इसके अंतर्गत हराया था। और देखो, चंदेरी का जो युद्ध हुआ, चंदेरी आपको पता होगा। चंदेरी अपने शिवपुरी के अंदर, सॉरी, यहाँ शिवपुरी के अंतर्गत है। शिवपुरी कहाँ है? चंदेरी शिवपुरी में नहीं, अशोकनगर में है। सॉरी दोस्तों, अशोकनगर जो ये है अपना एमपी के अंतर्गत जिला है अशोकनगर, तो वहाँ पे है चंदेरी। चंदेरी की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए। वहीं पे चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। 1528 में, और किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। तो इसमें से अगर आपको सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट मेन किनको किनको याद रखना है, 1, 2 और ये 3, ये ऐसे पॉइंट हैं, इनको आपको किसी भी हाल में याद रखना है, ये 3 पॉइंट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो इसमें बाबर ने जो है अफगानों को हराया था, और बाबर ने ये उसका जो है अंतिम युद्ध था बाबर का, और 1930 में इसकी मृत्यु हुई थी बाबर की। तो बाबर का अंतिम युद्ध ये 1529 वाला था अफगानों के विरुद्ध। और बाबर का पहला विद्रोह कौन सा था? 1519 में जो किया था उसने यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, बाजौरा और भेरा में, यो में क्या बोलते हैं अपन, पाकिस्तान के पास के इलाका, पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास में वो पड़ता है, तो वहाँ पे किया था उसने। ये सब पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, भूलते नहीं जाना है।
चौसा का युद्ध जो हुआ था ये 1539 यानी 1539 में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है। और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये 1540 में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने फिर से हुमायूं को हराया था। ये 1539 और 1540 में चौसा का और कन्नौज का युद्ध के अंतर्गत शेर शाह ने हुमायूं को 2 बार हराया था इस तरह से। और पानीपत की दूसरी लड़ाई मैंने बता ही दी आपको, 1556 में हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। तो यहाँ पे वो 3 पॉइंट उधर हो गए, 1 पॉइंट ये 4 आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। और देखो तालीकोट का युद्ध, तालीकोट का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है इसके थ्रू। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। तो ये आपको यहाँ पे मैं स्टार लगा के बता देता हूँ एक बार। देखो हल्दी घाटी का युद्ध 1576, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191 और 1192। तो बस इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक ना। और एक पॉइंट यहाँ पे खानवा का युद्ध भी ध्यान रख लीजिए, 1527 में बाबर ने राणा संगा को हराया था। और इसमें जो है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। तो बस इस तरह से याद करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देख लो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनको देख लेते हैं हम लोग। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध ये 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो अंग्रेज जो आ गए थे तब तक 1600 के आसपास, तो 1757 में सिराजुद्दौला आपको याद होगा, ये वही था जिसने काल कोठरी घटना करवाई थी। 126 के आसपास अंग्रेजों को एक ही रूम में मतलब बंद कर दिया था, तो उसमें से सब मर गए थे, लगभग 20-25 ही बचे थे। तो ये सिराजुद्दौला वही सिराजुद्दौला है। और इसको जो है मीर कासिम के सहयोग से सिराजुद्दौला को इसने अंग्रेजों ने हराया था, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी फेमस है। 1757 का जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, इसको आपको नहीं भूलना है। बाकी आप सुनते रहो इधर। वाड़ीवास का युद्ध जो हुआ 1760 में, फ्रांसीसियों की पराजय हुई इसके अंतर्गत। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसके अंदर 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। ये वही मीर कासिम है जिसने अंग्रेजों की हेल्प करी थी सिराजुद्दौला को हराने के लिए, ठीक ना। और सिराजुद्दौला को मीर कासिम मतलब सिराजुद्दौला का ही एक सेनापति था, इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसने क्या कर दिया था, मतलब मुखबरी कर दिया, फिर मतलब समझो धोखा दे दिया मीर सिराजुद्दौला को, और अंग्रेजों ने फिर इसको मीर कासिम को बना दिया था। तो फिर बाद में मीर कासिम भी अंग्रेजों के हिसाब से नहीं चल रहा था, तो अंग्रेजों ने फिर से मीर कासिम को भी हटा दिया 1764 में बक्सर का युद्ध होके। ये जो दोनों शासक थे सिराजुद्दौला मीर कासिम, ये आप ध्यान रखिए इनको कि ये बंगाल के शासक थे। बंगाल के समय, उस समय में उड़ीसा, पूरा बिहार, ये सब पूरा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वगैरह सब आया करता था। तो बंगाल उस समय काफ़ी फेमस मतलब जगह थी, राजधानी थी, ऐसा समझ सकते हैं आप। कलकत्ता राजधानी ही थी। दिल्ली तो 1191 में, सॉरी 1911 में घोषणा हुई और 1912 में बनी थी। ये सब बता चुका हूँ, ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, और आपको सबको पता भी हो चुका होगा अब तक। और देखो अगर नहीं पता है तो मैं बार बार क्या बोलूँगा, अब आपको वीडियो देखिए, रिवाइज करिए, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और देखिए खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम की पराजय हुई इसके अंतर्गत। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, आपको पता होगा। भारत चीन युद्ध सन 1962 में हुआ था। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 के अंतर्गत हुआ था। प्रथम भारत चीन युद्ध 1962 और प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1965 में, और द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में। इसी में बांग्लादेश की स्थापना करी गई थी, आपको पता होगा ये। देखो मतलब ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश जो था, तो उसको जो है अलग करके इंदिरा गांधी के शासनकाल में, मतलब जब लड़ाई हुई थी तो उसको स्वतंत्र देश घोषित करवाया था इंदिरा गांधी जी ने। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये 1914 से 1918 के बीच में चला था। और इसमें जो है अपने सैनिकों को भेजने के कारण से महात्मा गांधी को सर्जेंट भी बोला जाने लगा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध 1194 से 18 के बीच, और 1914 से लेके 1918 के बीच। और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन भी था उलझा हुआ था, इसी के कारण से मान लो कि आज़ादी में जल्दी मिल गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख राजवंश और संस्थापक और उसकी राजधानी। इसमें ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप राजधानी भी याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो है कुछ ये जो है ना वंश और उनके संस्थापक के बारे में क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे सुनो ध्यान से, इसको सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, बस आपको सुनना है, याद होगा, ऑटोमेटिक याद होगा। सुनने से ही सारी चीज़ें याद होती हैं। देखो हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार। इसकी राजधानी क्या थी, राजगृह। राजगृह मतलब पटना के आसपास का इलाका। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार हुआ। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद हो गया।
ये ऑटोमेटिक याद हो रहे हैं दूसरा और तीसरा पॉइंट, लेकिन हर्यक वंश का आपको ध्यान रखना है और हर्यक वंश से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पुराना राजवंश यही था हर्यक वंश। इसी ने बिंबिसार ने इसकी स्थापना करी थी और इसकी राजधानी राजगृह थी। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बाकी इनको अब सुनो। और मौर्य वंश की स्थापना आप सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी पाटलिपुत्र में। और देखो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग, ये भी आप याद कर सकते हैं आसानी से, यहाँ पे शुंग लिखा हुआ है। शुंग वंश की स्थापना कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने करी थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने करी थी। ये प्रतिष्ठान, ये अभी का मतलब वर्तमान में ऐसा समझ सकते हैं कि सातवाहन वंश का जो था ये जगह, ये अभी विदिशा में आता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा जाता है कभी कभी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक। कुषाण वंश का भी पूछा जाता है। कुषाण वंश का जो शासक था कि कुजुल कड़फिसेस, मैंने इसका ट्रिक भी बताया था। कुषाण में भी कु लिखा हुआ है और कुजुल कड़फिसेस में भी कु और क की पुनरावृत्ति बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से याद रखिएगा। पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। गुप्त वंश, ये देखो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त लिखा है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। और यहाँ ये और चंद्रगुप्त हुआ था, वो चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश का था। जैसे श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब गुप्त वंश के थे। तो इनको आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुआ। जैसे हम किसी कार्य का श्री गणेश करते हैं, तो गुप्त वंश का श्री गणेश किसने किया था? श्रीगुप्त ने करा था। इस तरह से आप इसको ध्यान रखिए। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुआ, जो पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी थी। वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति, हूण वंश की स्थापना तोरमाड़, वर्धन वंश की पुष्यभूति और पांड्य वंश की नेडियोन। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सुनना है कि कभी मान लीजिए अगर फंस जाता है तो आप सुने रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, अब इसको आपको ध्यान रखना है। चोल वंश अभी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो सिंगोल जो प्रदान किया गया है, सिंगोल अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो उद्घाटन किया है, क्या बोलते हैं अपना, न्यू पार्लियामेंट का, तो सिंगोल उनको दिया गया था अभी। तो ये जो सिंगोल है चोल वंश से ही संबंधित है। चोल वंश में पहले एक राजा का स्थानांतरण किया जाता था, राज्य से दूसरे राजा को दिया जाता था, तो ये संगोल स्थानांतरित किया जाता था। तो इसलिए आपको हो सकता है संगोल से रिलेटेड या फिर चोल वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, करंट अफेयर में अभी चल रहा है इसलिए। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल साम्राज्य ये तमिलनाडु के आसपास का पूरा एरिया इन्होंने कब्जर किया था, और बाकी उधर श्रीलंका वगैरह में भी सब मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक ना। अब बार बार अपन रिपीट नहीं करेंगे। चलो देखो, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह वर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग, बस इसको आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी? दंती दुर्ग ने करी थी। मान्यखेट इसकी राजधानी थी। और देखो चालुक्य, ये जो चालुक्य थे अलग अलग एरिया में थे। चालुक्य के कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य, ठीक है ना, पता होगा आपको। देखो तो ये जो अलग अलग जगह थे, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है तैलभ द्वितीय। कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना किसने करी थी? चालुक्य वंश की स्थापना तो कल्याणी के चालुक्य वंश की तैलभ द्वितीय ने करी थी। मान्यखेट और कल्याणी इसकी राजधानी थी। तो और बाकी इनको सुनो। अब चालुक्य बादामी का जयसिंह प्रथम ने, और चालुक्य बेंगी का विष्णुवर्मन ने, बेंगी में, ये वातापी में, ये एरिया का नाम है, ठीक ना। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने करी थी। द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। यादव वंश की स्थापना बिल्लभ पाँच ने, और देवगिरी इसकी राजधानी थी। कदम्ब वंश की मयूर शर्मन वनवासी, और काकतीय वंश बीटा प्रथम, अमकोंड, गंगवंश बृजहस्त पंचम, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने करी थी, बस इसको आपको ध्यान रखना है। ये नाम भी मिक्स है तो इस तरह से याद भी हो जाएगा आसानी से, और ये आता भी है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने करी थी, इसकी राजधानी मुंगेर थी। चलो नेक्स्ट देखो, सेन वंश का भी पूछा जाता है, तो सेन वंश का भी ध्यान रखना है। सेन वंश की सामंत सेन, सेन वंश सामंत सेन, इसकी राजधानी लखनौती थी। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन ने करी थी, इसको आपको ध्यान रखना है सेन वंश का। उत्पल वंश अवंती वर्मन, लोहार वंश संग्राम राज, और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने करी थी। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने करी थी। चौहान वंश की वासुदेव ने। परमार वंश का उपेंद्र, परमार वंश से आप क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा राजा भोज थे, जिसके नाम पर ही भोपाल नगर बसाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र था। इसकी राजधानी भी पूछा जाता है कि राजधानी क्या थी, तो राजधानी जो थी धारा नगरी, अभी का वर्तमान का धार जिला, तो इसको आपको ध्यान रखना है। धारा नगरी जो थी इसकी राजधानी थी। बाद में इसकी राजधानी स्थानांतरित करके उज्जैन भी करी गई, लेकिन शुरुआती जो राजधानी थी ये धारा नगरी थी, ठीक ना। अगर नहीं ये इस तरह से याद नहीं रखना है तो आप सिंपल सा याद रखो कि राजधानी जो थी, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो आपको धारा नगरी लगाना है। उज्जैन आप पहले थी, शायद ऐसा था कि पहले थी उज्जैन, फिर बाद में धारा नगरी करा गया था। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ जो लिखा है ना बस उस पर ज़्यादा फोकस करना है। देखो धारा नगरी क्या होगी? परमार वंश की राजधानी। संस्थापक कौन हो गए? उपेंद्र।
और इसके जो मुख्य राजा कौन हुए थे, सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो राजा भोज थे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको इसमें। देखो, चंदेल वंश का संस्थापक ये भी पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नन्नुक। इसकी जो मतलब राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो की मंदिर आपको याद होगा, महोबा। ये बुंदेलखंड एरिया आता है अपना मध्य प्रदेश का, और सॉरी अपने यूपी का और एमपी का बॉर्डर पे पड़ता है ये, तो आपको इसको ध्यान रखना है। छतरपुर के आसपास का इलाका है ये खजुराहो। तो चंदेल वंश की स्थापना किसने करी थी, नन्नुक ने करी थी। सोलंकी वंश की स्थापना किसने करी थी, मूलराज ने करी थी। अनिलवाड़ा इसका मतलब एरिया था उसका, क्या बोलते हैं, राजधानी। कलचुरी वंश की स्थापना कोकल ने करी थी, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था, तो कोकल था। इसमें भी देखिए क लिखा है, इसमें भी क लिखा है, इससे भी आप ध्यान रखिए। कुजुलकड़ फिशेस वाला अलग है, तो रिलेट नहीं कर देना है इससे। त्रिपुरी इसकी राजधानी थी कलचुरी। त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर में है। जबलपुर को ही पहले त्रिपुरी बोलते थे। जबलपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, छोटा सा जिला है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा जिला है, तो ये आपको पता भी होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। सब अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं ले जा रहे हैं, ठीक ना। तो बस क्विक रिवीजन के दृष्टिकोण से हम लोग इसको देख रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ये हमारा हिस्ट्री का मतलब ख़त्म ही है, लास्ट चैप्टर चल रहा है, विविध भी ख़त्म होने वाला है, तो बस आप सुनते रहो इसको। जहाँ तक है 80% चीज़ें आपको याद होगी अगर आपने पुरानी वीडियो सभी देख रखी हैं। तो अगर नहीं देख रखी हैं तो इसको इस वीडियो को भी 1-2 बार करके रिवीज करके सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है विविध सेक्शन से डेफिनेटली अच्छे से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल हिस्ट्री से आपको पता भी होगा कि 8 से 10 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है। टोटल 8-10 घंटे का वीडियो भी बनेगा हमारा हिस्ट्री का, पूरा कंबाइन करके एक वीडियो में बना दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, सब उसमें अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही आया था खिलजी, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, यहीं से क्वेश्चन आता है, मेन इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश की तो आप वैसे भी बना लोगे, जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान रखना है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी बना था, तो अलाउद्दीन नहीं लगा देना है, क्योंकि ऑप्शन में अलाउद्दीन भी रहेगा अगर आता है क्वेश्चन तो इसको जलालुद्दीन को नाम याद रखना है आपको। जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं लगाना है, गयासुद्दीन तुगलक लगाना है। इसमें बहुत सारे तुगलक हैं, जब ऑप्शन आएगा एग्जाम में तो कन्फ्यूज होता होगे आप, इसलिए इन वीडियोज़ को 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना है। सैयद वंश का स्थापन खिज्र खां, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। देखो, सैयद वंश का स्थापन खिज्र खां था। और लोधी वंश का स्थापक भी बहलोल लोधी था, ये तो याद ही होगा, बहुत ही ईजी है। बहलोल लोधी, लोधी वंश। लोल यहाँ लिखा है, यहाँ पे भी लोधी लिखा है, यहाँ पे भी लोधी लिखा है, इससे रिलेट करके याद रखिए। संगम वंश की स्थापना, इस पेज में हम लोग शायद जो पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने करी थी, उत्तर क्या बोलते हैं अपने दक्षिण भारत में। इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। विजयनगर का मतलब है जीत का शहर, और इसने जो है संगम वंश अपने पिता के नाम पे संगम वंश नाम रखा था, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। जितने मैंने स्टार लगाए हैं ना, सिर्फ उन्हीं में से क्वेश्चन आना है, आप ये बस ध्यान रखो। अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब रही तो जो छोड़ रहा हूँ उसमें से आ सकता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इतना याद भी नहीं कर पाओगे आप। जितना मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना याद रखने की बिल्कुल कोशिश करना, ठीक है। देखो, सालू वंश नरहरी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं, छोड़ो। तुलु वंश वीर नरहरी। आरवीड़ वंश तिरुमल। बहमनी, हाँ बहमनी, इसका आपको ध्यान रखना है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हसन गंगू। ठीक है, इसको स्टार लगाओ और इसको याद रखने की कोशिश करना। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। आदिल आदिल शाही वंश की स्थापना आदिल शाह ने करी थी बीजापुर में। निजाम शाही की मलिक अहमद, अहमदनगर में। इमाद शाही फतेहुल्ला इमाद शाह। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह ने करी थी। ये आप इसको ध्यान रखने की कोशिश करना, कभी शायद एक बार आया है कहीं किसी के पेपर में। कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के अंतर्गत करी थी। बरीद शाही अमीर अली बरीद। सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर। हाँ, अब ये आपको ध्यान रखना है, एक सरकी वंश की स्थापना किसने करी थी, ये सरकी वंश मलिक सरवर ने करी थी। जौनपुर इसका इलाका था, राजधानी थी। मुगल वंश का संस्थापक सबको पता है, बाबर था। भोंसले वंश शिवाजी भोंसले वंश के संस्थापक थे। और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निर्माण निजाम उल मुल्क, इसको आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने करी थी, निजाम उल मुल्क ने, हैदराबाद के अंतर्गत। ठीक है,
अब हम लोग थोड़ा सा सामाजिक सुधार के बारे में देख लेते हैं। बस 2-3 लाइन है इसके अंदर, ज़्यादा सब कुछ याद नहीं रखना है। इसको ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विविध में अगर आप छोड़ दोगे तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा अंदर घुसेगा नहीं, लेकिन आपको पूछेगा। अगर नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं बनेगा, अगर पढ़े रहोगे तो एग्जाम में आप आंसर तक पहुँच जाओगे। देखो, शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लगवाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास अकबर ने भी किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया था। लेकिन सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध किसने लगाया? तो ये आपके थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1829 में लगाए थे। ये आपको सन भी याद रखना है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1829। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि सती प्रथा पर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिबंध लगाया था, तो किसके सहयोग से लगाया था? तो आपको ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक ना। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया? एलिन ने लगाया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में स्टार्ट हुई। नेटिव मैरिज नॉर्थ ब्रुक, ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे, आप छोड़ो। यहाँ पे देख लो, शारदा एक्ट इरविन। और देखो, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन से थोड़ा बहुत इसमें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हो तो। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है। हम लोग एक पॉइंट शायद और भूल रहा है इसके अंतर्गत, जस्ट सेकेंड। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, वीडियो के अंतर्गत शायद छूट गया है, तो आप इसको ध्यान रखना है। एक नाम सुनो, पहले इसको लिखो, हंटर आयोग और हंटर कमेटी। ये दो, हंटर कमेटी तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन हंटर आयोग नहीं बताया है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि हंटर कमेटी जो थी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो उसकी जांच के लिए बनाई गई थी हंटर कमेटी। ठीक है ना। तो उसको रिलेट करने के लिए भी मैंने तरीका बताया था कि हंटर से हंटिंग मतलब शिकार, मतलब मर्डर करना, खून करना। तो हंटर कमेटी में बहुत सारे, जनरल डायर ने 1000 लोगों को लगभग मरवा दिया था, तो उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, तो उसको बोलते थे हंटर कमेटी। लेकिन हंटर आयोग अगर पूछता है ना, तो इसको आपको क्या लगाना है? शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित था। तो बस आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि ये अभी हाल ही में क्वेश्चन आया है। अभी शायद एसएससी सीजीएल का जो इस साल पेपर हुआ था, उसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन आया था, घंटर आयोग का संबंध किस चीज़ से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। इसको जनरली लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे आयोग हैं, तो सिर्फ एक ही आयोग इसमें से अभी तक पूछा गया है, तो आपको उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको बस ध्यान रखो। देखो, अब हमारी होती है हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म। ठीक है। और यहाँ पे हिस्ट्री हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का बनेगा, ये बनेगा किसका? पॉलिटी का, क्योंकि हिस्ट्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो है पॉलिटी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अब पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब, तो बहुत बार बोल चुका हूँ अब तक आप कर भी चुके होंगे, नहीं किया होगा तो बिल्कुल करो। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पॉलिटी के। तब तक के लिए इसी तरह से हंसते रहिए और बढ़िया से मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।